हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज साउंड। तो सबसे पहले समझते हैं साउंड क्या है। बेसिकली हम कहते हैं साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेस अस टू हियर समथिंग। मतलब एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म है जो हमें किसी चीज को सुनाती है। ऐसे ही हमने लाइट के लिए भी पढ़ा है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेस अस टू सी समथिंग। वो एनर्जी की ऐसी फॉर्म है जो कि हमें कुछ दिखाती है। ठीक है, एक्चुअली हमारी बॉडी के सेंस ऑर्गन्स अलग अलग एनर्जी को परसीव करते हैं। तो जो हमारा ईयर है वो साउंड की एनर्जी को परसीव कर सकता है। उसका जो स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म बना हुआ है वो वाइब्रेशन को सेंस कर सकता है। ठीक है, अब मैंने वर्ड ही यूज कर लिया कि साउंड के अंदर वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन का मतलब है कि जैसे हम कहें साउंड है, तो साउंड एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म है जो किसी मीडियम में ही ट्रेवल कर सकती है। तो इसमें आपका जहाँ कहीं भी कोई एक पर्सन साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और लिसनर के बीच में कोई ना कोई मीडियम, मतलब कोई ना कोई स्टेट ऑफ मैटर होनी जरूरी है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो स्टेट ऑफ मैटर होगी तो मैटर के मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन होगा और इस तरीके से साउंड अपनी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है। ठीक है, और जहां कहीं भी हम फॉर्म ऑफ एनर्जी वर्ड यूज करते हैं कि ये एक एनर्जी की फॉर्म है, वो जनरली जितनी भी एनर्जी की फॉर्म्स है वो वेव की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो लाइट ऑल्सो एग्जिस्ट और ट्रेवल्स इन अ फॉर्म ऑफ वेव। वेव की फॉर्म में वो वेव बिहेवियर वो शो करेगी ही करेगी। ठीक है, अब जरा हम इसमें समझ लेते हैं वेव क्या है। वेव जनरली कहा जाता है, जैसे अभी कहा कि जहां एनर्जी होगी, तो वेव एक तरह की एनर्जी ही है। ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। दूसरी बात, अब जब हमें इसे ऐसा भी पढ़ते हैं, इट इज अ डिस्टरबेंस। ये किसी भी एक मीडियम में या किसी वैक्यूम में एक किसी तरह का डिस्टरबेंस होगा। मतलब जो भी हमारी सराउंडिंग है उसमें कोई एडिशनल चीज आने वाली है, कुछ डिस्टरबेंस आने वाला है जो सराउंडिंग में नहीं था। एनर्जी की फॉर्म में आ सकता है, ठीक है, और किसी फॉर्म में आ सकता है। तो वो डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेगा। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस ट्रैवलिंग के दौरान अगर उस मीडियम में उस सराउंडिंग में मीडियम है तो मीडियम के पार्टिकल्स में किसी तरह का मूवमेंट नहीं होगा। ओके, मीडियम के पार्टिकल ट्रैवल नहीं करेंगे, मीडियम के पार्टिकल सिर्फ अपनी मीन पोजीशन पर ऑसिलेट करेंगे। ठीक है, जो ट्रैवल करने वाला है वो है डिस्टरबेंस। जैसे यहाँ पर इसमें हमने एक डिस्टरबेंस क्रिएट करा। ठीक है, ये समझ लीजिए वाटर का एक सरफेस है। एग्जाम्पल के लिए ऐसा मैं बता रहा हूँ कि वाटर का सरफेस है जो भी रेस्ट कंडीशन पे है। जैसे इसमें एक पैबल को गिराया तो पानी को लहरें ऊपर उठी, तो डिस्टरबेंस हुआ वाटर के मॉलिक्यूल्स में। तो पार्टिकल ऊपर और नीचे, ये पार्टिकल अपनी जगह पर ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन ये बाद में अपनी एनर्जी साइड वाले पार्टिकल को दे देगा। अब साइड वाला पार्टिकल नीचे और ऊपर ऑसिलेट करेगा। ठीक है, फिर ये बाद में रेस्ट पोजीशन पर आ जाएगा, फिर वो अपनी एनर्जी बगल वाले पार्टिकल्स को दे देगा। ठीक है, इस तरीके से एनर्जी आगे ट्रांसमिट हो रही है, मोमेंटम आगे ट्रांसमिट हो रहा है, या फिर हम कहें डिस्टरबेंस आगे ट्रांसमिट हो रहा है। ओके, तो हम क्या देख रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी जो है एक पॉइंट से दूसरी जगह ट्रांसमिट होगी। याद रखिएगा, मीडियम के पार्टिकल, मैकेनिकल वेव के केस में बता रहा हूँ, ऐसी वेव जिसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी स्टेट ऑफ मैटर की जरूरत है, उस तरह की वेव को मैकेनिकल वेव कहते हैं। तो मैकेनिकल वेव के केस में पार्टिकल्स जो हैं मूव नहीं करते हैं, या फिर कहीं किसी भी वेव में अगर मैकेनिकल वेव में पार्टिकल होंगे तो पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होगा। पार्टिकल विल ओनली ऑसिलेट अबाउट इट्स रेस्ट पोजीशन, जिसे हम मीन पोजीशन कहेंगे। ठीक है, ये पार्टिकल हैं, अगर कहें वाटर सरफेस है तो ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करेंगे, लेकिन जो डिस्टरबेंस इसे सराउंडिंग से मिला है, सराउंडिंग से इसे कोई एनर्जी मिली, वो एनर्जी इसने ले ली। ठीक है, ट्रांसफर हो गई, उससे एनर्जी इसके पास ट्रांसफर हो गई। अब ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट करने के बाद अपनी एनर्जी बगल में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, ये वापस रेस्ट पर आ जाएगा और ये वाले पार्टिकल अब ऑसिलेट करने लग जाएंगे। इस तरीके से वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है, ट्रांसमिट करती है।
अब इसी बेसिस पे जैसे मैंने वर्ड यूज करे कि किसी को स्टेट ऑफ मैटर की जरूरत है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और किसी वेव को नहीं, तो ऐसे दो वेव के एग्जांपल्स लेके हम इसको समझा देते हैं, जैसे कि साउंड वेव और लाइट वेव। साउंड वेव कुछ ऐसी वेव है जो कि जिसे हम कहते हैं इसे स्टेट ऑफ मैटर की जरूरत है, मीडियम की जरूरत है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए। इस तरह की वेव को मैकेनिकल वेव कहते हैं। ओके और उसके अगेंस्ट कहें लाइट वेव की बात करें, इसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए। मतलब ये है कि मीडियम होगा तो भी ये वेव ट्रेवल करेगी और मीडियम एब्सेंट होगा तो भी ये वेव ट्रेवल करेगी। ठीक है, मीडियम के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। साउंड वेव के केस में अगर हम मीडियम कम कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो साउंड वेव जो है वो ट्रेवल करना बंद कर देगी। ठीक है, इवन दो साउंड की वेव की स्पीड के ऊपर भी इसका इन्फ्लुएंस आएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम इस मीडियम को रिड्यूस करते जाएंगे साउंड वेव की स्पीड के ऊपर भी इसका इन्फ्लुएंस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं जरा अब नेक्स्ट कि मैकेनिकल वेव को हम और क्या कहते हैं। हम इसी को स्टडी कर रहे हैं। मैकेनिकल वेव को इलास्टिक वेव भी कहा जाता है। रीज़न क्या है कि जैसे सभी जो हमारे मॉलिक्यूल है सराउंडिंग में किसी भी स्टेट के अंदर, वो उनमें जब डिस्टरबेंस क्रिएट किया जाता है हम किसी साउंड वेव या मैकेनिकल वेव के थ्रू, तो क्या देखते हैं ये जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं यहाँ से डिस्टरबेंस क्रिएट किया गया। सपोज आपने कुछ बोला, जैसे मैं अभी रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ बोल रहा हूँ, तो जो मेरे माउथ से एयर आ रही है वो यहाँ सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स को, ये सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हें पुश करती है। तो जैसे इसे पुश करेगी तो ये मॉलिक्यूल्स नज़दीक नज़दीक आएंगे। अब जरा समझते हैं, ये मॉलिक्यूल नज़दीक आए, ये इससे टकराया, टकराने के बाद अगर ये मॉलिक्यूल अपनी ओरिजिनल पोजीशन वापस से रिगेन करने की कोशिश करता है तो वो इलास्टिक वेव कहलाएगी। तो जो हमारी मैकेनिकल वेव्स हैं उसमें मीडियम के पार्टिकल्स वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं, इसलिए उसे हम कहते हैं इलास्टिक वेव। ओके, तो हम लोग देख रहे थे इलास्टिक वेव को। तो इलास्टिक वेव आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी वेव में पार्टिकल्स अपनी मेन पोजीशन पर वापस आने की कोशिश करें आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब्ड, तो उस तरह की वेव को हम इलास्टिक वेव कहेंगे। तो जो मैकेनिकल वेव है उसमें वो हमेशा इलास्टिक वेव ही होती है। जितनी भी मैकेनिकल वेव्स हैं वो इलास्टिक वेव ही होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनके नेचर, वे ऑफ प्रोपगेशन के अकॉर्डिंग। प्रोपगेशन का मतलब ट्रैवल है। ठीक है, जिस तरीके से ये वेव ट्रैवल करती है उस बेसिस पर भी वेव्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है इसमें ना दो फैक्टर्स देखे जाते हैं, एक हुआ पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव का मोशन। वेव का मोशन का मतलब है जो डिस्टरबेंस है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अगर पार्टिकल का वाइब्रेशन, जिसे हम ऑसिलेशन भी कहेंगे, अगर पार्टिकल का वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशन और वेव का प्रोपगेशन एक ही डायरेक्शन में है तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि ये एक आपका किसी एक मीडियम के मैंने कुछ पार्टिकल्स बनाए हुए हैं। अब ये ऑसिलेट ऐसे कर रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, मतलब पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स। इलास्टिक नेचर होने के कारण वापस यहाँ पर आएगा। ठीक है, और अगर ये डिस्टरबेंस जो है आगे की तरफ ट्रांसमिट हो रहा भी है, जैसे इससे टकराएगा, टकराने के बाद वापस अपनी पोजीशन पाएगा तो ये आगे जाएगा। तो देखो जो ये डिस्टरबेंस इसे मिला था इस पार्टिकल को, इसने उसे नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसमिट करा, ये उसे नेक्स्ट को करेगा। तो एक्चुअली डिस्टरबेंस इस तरीके से पॉजिटिव एक्स में जा रहा है और नेगेटिव एक्स में भी जा सकता है। ठीक है, तो एक्चुअली हो क्या रहा है, वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल एंड प्रोपेगेशन ऑफ वेव आर इन सेम डायरेक्शन। इस तरह की वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे। अगर हम देखें ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल और प्रोपगेशन ऑफ वेव, जिसे हम डिस्टरबेंस या एनर्जी कहें, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो उस केस में उसे हम ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। ठीक है,
इसे आप एक स्ट्रिंग की केस में जो वेव जनरेट होती है उसे इसके एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो। एक रस्सी को एक तरफ से दीवार से बांध दिया जाए और उसके लास्ट कॉर्नर पर आप एक बम्प जनरेट करें, उसको एक जर्क दीजिए उसके कॉर्नर पे। ठीक है, जैसे कि ये आपका एग्जाम्पल देख सकते हो आप। यहाँ पर अगर हमने एक डिस्टरबेंस क्रिएट करा तो इस तरह का एक पंप जनरेट होगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये पंप आगे पहुंचेगा, उसके बाद ये थोड़ा और आगे पहुंचेगा। तो देखो हमने जो डिस्टरबेंस क्रिएट करा वो यहाँ पर, और वेव जा रही है किस डायरेक्शन में, ये बम्प जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है वही होगी वेव की डायरेक्शन। टकराने के बाद वापस आ जाएगा, मतलब या तो पॉजिटिव एक्स या फिर नेगेटिव एक्स। लेकिन जो आप देख पा रहे हो ये जो है आपका ऑसिलेशन, ये जो पार्टिकल्स हैं ये ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे की तरफ ऑसिलेट करेंगे। तो देखिए ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स आर इन वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। बट वेव जो ट्रेवल कर रही है वो है एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इस तरह की वेव को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अगर विजुअली देखने के हिसाब से आपको वाटर जो वेव हैं, जो रिपल्स जनरेट होते हैं पानी में, वो भी एक तरीके से ट्रांसवर्स वेव ही लगेंगे। ठीक है, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगली बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये चीज़ मैं अभी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट स्पीड की बात करें तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव हैं, ठीक है, या फिर कहें जो साउंड वेव है, जब जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है तो मीडियम के रिक्वायरमेंट वाली वेव्स की स्पीड स्लो होती है। अगर देखा जाए एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, मतलब रूम टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन में 340 स्पीड होती है साउंड की। बट लाइट की स्पीड अगर देखें तो ये एयर में या फिर वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेरी हाई होती है। इसीलिए हमें लाइटनिंग पहले दिखाई देती है और थंडर बाद में सुनाई देता है। अगर हम इसके अगेंस्ट एक बात करें, मीडियम को चेंज करा, वाटर पे आ गए। जब हम वाटर पे आते हैं तो देख पाते हैं वाटर में साउंड की वेलोसिटी बढ़ जाती है। इट इज अराउंड 4 टाइम्स, 4 गुना के करीब हो चुकी है। लेकिन यहाँ स्पीड रिड्यूस हो जाती है। अब इसके फैक्टर्स और रीजंस हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो वेलोसिटी है ये कुछ इस तरह के 2 फैक्टर्स पर डिपेंड कर जाती है, 2 फैक्टर्स पर डिपेंड कर जाती हैं। ठीक है, ई फॉर इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी वही सेम चीज कि जैसे पार्टिकल्स हैं कितना उनके अंदर टेंडेंसी है अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करने की, वो होती है इलास्टिसिटी। तो अगर जैसे हम कहें पानी की इलास्टिसिटी एयर से बहुत ज़्यादा होगी, है ना, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आना चाहेंगे, डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। मैं इस बात पे बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर कई बच्चे क्या देखेंगे, वेलोसिटी इज E/ρ। ई का मतलब है इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है। अभी आप इतना ही समझिए क्योंकि हमें उसके बारे में डिटेल नहीं समझना, हमें समझना है फैक्टर कैसा इन्फ्लुएंस देने वाला इलास्टिसिटी है। तो यहाँ पर 2 फैक्टर आते हैं, डेंसिटी, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ देखें वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, डेंसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन जो इंक्रीज लिक्विड स्टेट का हुआ है गैस से, तो डेंसिटी जो बढ़ी है उसके कंपैरिजन में जो लिक्विड है वाटर की इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। जैसे हम कहें एयर की डेंसिटी 1 है, पानी की 1000 है, चलो ले लिया 1000 टाइम्स, लेकिन इलास्टिसिटी जो है वो लाख टाइम्स तक बढ़ जाती है। तो फैक्टर जो ज़्यादा डोमिनेट, ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है वो इलास्टिसिटी होती है। इस वजह से ही यहाँ पर स्पीड बढ़ जाती है। इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि कन्फ्यूजन्स हमें होते हैं। हम कई जगह फैक्टर्स पढ़ते हैं, उनमें पढ़ते हैं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ρ, दैट इज ओनली फॉर द गैसेस। ओरिजिनल फॉर्मूला ये है, कंप्लीट फॉर्मूला ये है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को। एक्चुअली जो भी आपकी वेव्स हैं वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, बहुत अलग अलग फिनोमिना है जो वेव एग्जिबिट करती है, ठीक है। तो हमें भी यहाँ पर जो एक फिनोमिना पढ़ना है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो हम जो पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को,
तो देखो साउंड के रिफ्लेक्ट होना वो हर जगह होती रहती है। अगर मैं अभी इस कमरे में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो हर एक सॉलिड सब्सटेंस से ये टकरा कर वापस आ रही है। लिक्विड सब्सटेंस से भी टकरा के आ सकती है और इवन दो गैस से भी टकरा के आ सकती है, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। और इवन दो अगर ये अभी मैं एक एग्जांपल के लिए फिजिकली जो समझ में आए कि सॉलिड से टकरा के आ रही है, तो इको मुझे क्यों नहीं सुनाई दे रहा? इको होता है कि आपको अपनी आवाज़ दोबारा से सुनाई देना। क्यों नहीं सुनाई दे रहा इसको भी समझेंगे। ठीक है, दो फैक्टर्स हैं, तो उसके लिए हमें इसकी कंडीशंस को पढ़ना पड़ेगा। क्या है कंडीशंस? इको कब सुनाई देता है? जब साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्टिकल, जो भी ऑब्स्टिकल है, अगर उसका साइज ग्रेटर हो वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव से। तो देखिए, अगर हम कहते हैं पार्टिकल तो एयर के मॉलिक्यूल्स भी है, बट एयर के मॉलिक्यूल से टकरा के कभी साउंड वापस नहीं आती, बिकॉज एयर मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत छोटा होता है जो कि वेवलेंथ ऑफ साउंड से कम होगा। अगर इन केस कोई ऐसा क्लस्टर मॉलिक्यूल बन जाए, जैसा कैसा भी हो अगर, और उसका साइज साउंड वेव से बड़ा हो, तो वहां से भी साउंड टकरा के वापस आ सकती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एटमॉस्फेयर के अंदर क्लाउड बन गया। ठीक है, क्लाउड से टकरा के आ सकती है, अगर उसमें बहुत सारे हिस्ट में हेल्स मिस्ट ये सब चीज़ें हैं तो उनका साइज वेवलेंथ से बड़ा होगा, वहां से टकरा के आ सकती है। आई एम नॉट सेइंग इट विल डेफिनेटली कम। ठीक है, तो पहली कंडीशन यही है कि पार्टिकल साइज मस्ट बी ग्रेटर देन वेवलेंथ। सेकंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी सफिशिएंट। देखो, जहां वर्ड इंटेंसिटी होगी ना, उसका मतलब एनर्जी से होगा। जो भी हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी एनर्जी इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि वो ऑब्स्टिकल से टकराए और वहां से वापस आए। अगर आपने बहुत धीरे से कोई चीज़ बोली, बहुत धीरे से आपने कुछ भी शाउट करा, हेलो, धीरे से, तो ये साउंड तो है एटमॉस्फेयर के अंदर ही मॉलिक्यूल्स जो हैं इसे डैम्प कर देंगे। वर्ड याद होगा ना, डैम्प। क्या होता है कि साउंड जो ट्रेवल कर रही है वो मीडियम के मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेट होने से ट्रेवल कर रही है। अब आपने बहुत धीरे से बोला तो ये वाली जो आवाज़ है मॉलिक्यूल्स को हल्का सा वाइब्रेट करेगी, वो उससे अगले मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करेंगी। तो जो है पहला मॉलिक्यूल तो सबसे ज़्यादा वाइब्रेट होने वाला है, उससे नेक्स्ट वाला उससे कम, उससे नेक्स्ट वाला उससे कम, तो होते होते ये वाइब्रेशन तो बीच में ही ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है ऑब्स्टिकल तक पहुंचा ही नहीं, और मान लो ऑब्स्टिकल तक पहुंचा तो इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो लौट कर वापस आ सके। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो। ये तो दो एक ऐसे ही जनरल से फैक्टर्स हैं, कंडीशंस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो कहें एकदम जनरल बेसिक कंडीशन ये है। ठीक है, इफ द डिफरेंस ऑफ टाइम, ओरिजिनल साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होकर आने वाली साउंड, अगर इन दोनों के बीच में 0.1 सेकेंड्स का टाइम डिफरेंस है या इससे ज़्यादा का टाइम डिफरेंस है, तो हमें इको सुनाई देगा, नहीं तो कभी नहीं सुनाई देगा। चाहे कोई सा भी मीडियम हो, सॉलिड में बात हो रही हो चाहे लिक्विड में बात हो रही हो। ठीक है, आप पानी में उतर के भी सुन सकते हो, ठीक है, सॉलिड में भी ये बात सुनना चाहो, सॉलिड मीडियम में भी। ये कंडीशन एक जनरल बेसिक कंडीशन है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, एक फैक्ट टर्म यूज करी जाती है जिसे कहा जाता है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। हम जो भी चीज़ें सुनते हैं, जो भी चीज़ें हमारे कान में जा रही है कोई भी साउंड की फॉर्म में, वो हमारा ब्रेन उसे प्रोसेस करने के लिए 0.1 सेकेंड का टाइम लेता है। अब अगली साउंड अगर इससे पहले आ भी जाती है तो हमारा ब्रेन अभी तक उसी साउंड को समझ रहा है, तो वो इसको नहीं परसीव कर पाएगा। ठीक है, ठीक है, ये रीज़न आपका होता है कि हमें कम से कम 0.1 सेकेंड्स तक का टाइम चाहिए। ये हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है जो इस अकॉर्डिंग बना हुआ है। अब तो ये तो हो गया जनरल। अब इसे हम लोग कई बार क्या है ना कि डिस्टेंस की फॉर्म में हम कंडीशन ऑफ इको को बताते हैं। तो हम इसे एयर के लिए अलग से निकालना चाहे निकाल सकते हैं, वाटर के लिए अलग से निकालना चाहे निकाल सकते हैं। तो जैसे देखिए, कोई एक पर्सन एक दीवार से कुछ दूरी पे खड़ा था, मान लो यहाँ पर खड़ा था, उसने कुछ चिल्लाया, साउंड टकराई, टकरा कर वापस आ गई, लेकिन वो 0.1 सेकेंड से पहले आ गई तो उसे इको नहीं सुनाई देगा। ठीक है, अगेन
जैसे ही वो थोड़ा और दूर गया तो आवाज टकराई, टकरा के वापस आ गई, इको नहीं सुनाई देगा। मान लो वो यहाँ पर आके खड़ा हुआ, यहाँ पर उन्होंने जोर से अगेन हाई इंटेंसिटी में साउंड प्रोड्यूस करी, आवाज गई, टकराई, टकरा कर वापस सुनाई दी। तो मतलब कम से कम आवाज जो है 0.1 सेकेंड के डिस्टेंस के बाद आई, टाइम के बाद आई होगी, तभी उन्हें वो सुनाई दे पा रही है। ठीक है, अगर इससे कम टाइम पर आती है तो अभी तक हम उसी साउंड को समझ रहे हैं, तो हमें तो वही लगेगा कि ये वही साउंड है। तो हमें वो दो डिस्टिंक्ट इको, डिस्टिंक्ट नहीं होंगी वो। ओरिजिनल साउंड मैंने बोली, मेरे कान में एकदम से अभी चली गई, सबसे नियरेस्ट मेरा कान है, तो मेरी आवाज मेरे को सुनाई देती है। हर एक इंसान को खुद की आवाज सुनाई देती है। ठीक है, वो पहुंच गई। अब वो टकरा के आ रही है 0.1 सेकेंड में, सेम चीज वापस आ रही है, तो ब्रेन को तो ये लग रहा है ये तो वही है, ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। ठीक है, लेकिन 0.1 सेकेंड के गैप के बाद आती है तो ब्रेन को लगेगा ये दोनों चीजें अलग है, ये पहले आई थी, ये बाद में आई थी। ठीक है, तो ये हो गया मिनिमम डिस्टेंस टू हियर इको इन एयर। भी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। देखो बेटा, आपको जनरली एट एस टी पी वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है 340 दी जाती है। तो अब ये देखिए कि जो साउंड टकरा के वापस आई है, जैसे आपने बोला, वो साउंड तो उसी समय आपके कान में चली गई। अब टकराने के लिए पहले साउंड को जाके ऑब्स्टिकल से टकराना पड़ेगा, फिर उससे टकराने के बाद वापस आएगी। तो अब जो साउंड ओरिजिनली प्रोड्यूस हुई, एक तो वो आपके कान में चली गई, वो आपको सुनाई दे गई, दूसरी साउंड गई किसी हर तरफ, और एक अगर उसे जैसे सामने एक ऑब्स्टिकल मिला, डी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो क्या हुई, ऑब्स्टिकल से टकराई, टकराने के बाद वो वापस से ऑब्स्टिकल से टकरा कर वापस आई। तो ये पर्सन यहीं खड़ा था, तो साउंड ने कितना ट्रेवल किया डिस्टेंस, जाते वक्त डी, आते वक्त डी, और अगर इसे अभी ये सुनाई दे गया तो हम इसीलिए क्या लिख रहे हैं, स्पीड इक्वल्स टू 2d। बेसिक फॉर्मूला जो है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2d अपॉन टाइम। ठीक है, अगर हम टाइम को लिखें तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो डी निकालना है। यहाँ से डी को फॉर्मुलेट करोगे तो जो डी बनेगा वो बनेगा vt अपॉन 2। वेलोसिटी इज 320, टाइम इज 0.1 सेकेंड, एंड 2 जो इस फॉर्मूले में 2d था उसका 2 यहाँ आ गया। आंसर इज 17 मीटर। सो इन एयर, एयर की बात करें तो 17 मीटर के डिस्टेंस पर आपको कम से कम 17 मीटर के डिस्टेंस की दूरी से अगर आप कहीं पे भी चिल्लाओगे तो वो आवाज आपको इको की फॉर्म में वापस सुनाई देगी। अब देखो कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड ऑब्स्टिकल इफ इको इज हर्ड आफ्टर 5 सेकेंड। देखो मैंने क्या बोला था कि इको सुनने के लिए आवाज कम से कम 0.1 सेकेंड के बाद आनी चाहिए। कम से कम का मतलब ये है कि 0.1 सेकेंड के बाद कभी भी आए सुनाई देगी, लेकिन उससे पहले नहीं आनी चाहिए। तो पहली बात, ये 5 सेकंड के बाद आई है तो सुनाई देगी डेफिनेटली। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, एक साउंड एक ऑब्स्टिकल से टकरा के 0.01 सेकंड के बाद वापस आई, क्या इको सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा, क्योंकि जो मिनिमम टाइम से पहले आ गई है ये, है ना। इस केस में 5 सेकेंड्स तो इको सुनाई देगा। स्पीड इन्होंने दी हुई है। अब आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि ये पर्सन जिस ऑब्स्टिकल से साउंड टकरा के आई है उससे कितनी दूरी पर खड़ा है। तो टाइम इज इक्वल टू 2d अपॉन वी जो हमने लगाया, या फिर हम सिंपली d डायरेक्ट ले सकते हैं, v इंटू टी अपॉन 2। ठीक है, अब आप अप्लाई कर लीजिए इसके ऊपर। आपको वेलोसिटी गिवन है, टाइम 5 सेकेंड है, डिवाइड बाई 2 यू विल गेट द डिस्टेंस 850 मीटर। कि ये ऑब्स्टिकल से 850 मीटर की दूरी पर चिल्ला रहा है, जो आवाज इसे रिफ्लेक्ट होकर सुनाई दी। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि ये कोई हिल है, हिल ए हिल बी, एक पर्सन इनके बीच में कहीं खड़ा है, यहाँ से इन्होंने एक गन शॉट करी, और गन शॉट करी है तो आपको इको सुनाई दे रहा है 2 सेकेंड्स एंड 3 सेकेंड्स के इंटरवल्स पे। ये इसके नियर है तो यहाँ पर इसे 2 सेकेंड में सुन गया, यहाँ पर 3 सेकेंड में, तो 2 सेकेंड्स के बाद इको सुनाई दे जाएगा डेफिनेट, क्योंकि 0.1 सेकेंड की दूरी है, यहाँ पे 3 है। हम यहाँ पर अगेन अप्लाई करते हैं कि इनके बीच के डिस्टेंस क्या है। 2 सेकेंड वाले के लिए अगर हम देखें कि इको जो हिल बी से आया, हिल बी से आया, तो वही हम कह सकते हैं d इज इक्वल टू v इंटू टी बाई 2। वेलोसिटी 340
इंटू टाइम, ठीक है। वेलोसिटी आप रख दीजिए इंटू टाइम जो है आप रख दीजिए 2, रखिए, देखो 340 इंटू टाइम 2 सेकेंड अपॉन 2, इट इज 340 मीटर। 340 मीटर के डिस्टेंस पर ये पर्सन हिल बी से खड़ा है। अगर हिल ए से चेक करेंगे तो अगेन आप या तो टी में ही पुट कर सकते हो, या फिर आप बेसिकली वो अगर डी निकालना है तो ये भी ले सकते हैं, वी इंटू टी अपॉन 2, ठीक है। वेलोसिटी पुट करिए, टाइम पुट करिए, हाँ 3 सेकेंड से। वेलोसिटी इज 340, time is 3 seconds divided by 2. We can get the answer from here. So it is 510 meters. तो दोनों हिल्स के बीच का डिस्टेंस दोनों को ऐड कर दीजिए, 850 मीटर्स आ जाएगा। अब इस एप्लीकेशन को भी पढ़ना है, इसका मैं आपको कुछ नोट्स के फॉर्म में आपको भेज भी दूंगा। एप्लीकेशन ऑफ इको बहुत सारे हैं। एक होता है साउंड रेंजिंग, ठीक है। साउंड की मदद से किसी डिस्टेंस को कैलकुलेट करना, इसी चीज को रेंजिंग कहा जाता है, जैसा कि बहुत सारे एनिमल्स करते हैं, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो ब्लाइंड हैं, लेकिन फिर भी वो साउंड को मदद से अपने डिस्टेंस को, प्रे को या ऑब्स्टिकल के डिस्टेंस को पता कर पाते हैं। जैसे कि बैट एंड डॉल्फिन, दे प्रोड्यूस द अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है, जो कि किसी भी ऑब्स्टिकल से टकराकर वापस आ जाती है। अब बात आती है कि वैसे ये बैट, ये सब जो हैं, ये अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक ऐसी वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ऊपर हो, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो, मोर हो, उसे अल्ट्रासोनिक कहते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है। देखो, हमने ना साउंड को 3 रेंज में डिवाइड किया हुआ है। एक रेंज है सोनिक, सोनिक मतलब जिसे हम सुन सकते हैं। सोनिक से ज्यादा को कहा जाता है अल्ट्रासोनिक, और सोनिक से कम को कहा जाता है इंफ्रासोनिक। अब रेंज देखते हैं सोनिक की। सोनिक है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। यहाँ इस फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर कोई भी साउंड आएगी तो वो हमें सुनाई देगी। इससे ऊपर की नहीं, इससे नीचे की नहीं सुनाई देगी। दिस इज फॉर ह्यूमंस, ह्यूमंस के लिए ये सोनिक हो गई। इंफ्रासोनिक का मतलब हो गया अगर फ्रीक्वेंसी इससे कम है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्ज। अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज। अब एक बात ध्यान रखिए, साउंड वेव की एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ये h एक प्लैंक का कांस्टेंट होता है, f मतलब फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा साउंड वेव के अंदर या किसी भी वेव के अंदर एनर्जी होती है। तो बैट जो है वो अल्ट्रासोनिक साउंड ही क्यों प्रोड्यूस करते हैं? अपने किसी चीज के डिस्टेंस को पता करने के लिए, किसी तरह की चीज को, इंफॉर्मेशन को एक से दूसरे तक ट्रांसमिट करने के लिए, बिकॉज इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। और इंडस्ट्रीज में भी हम अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं, और बहुत सारे अलग अलग पर्पस के लिए, जैसे किसी मेटल के अंदर कोई डिफेक्ट है या नहीं वो पता करने के लिए, उसके लिए भी हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का यूज करते हैं, ठीक है। उसके और भी बहुत अच्छे अच्छे फंक्शंस हैं, जैसे कि अल्ट्रासोनिक वेव जो है, अगर जहाँ पे उसे डेंसिटी का बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है, उस जगह से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है, ठीक है। जैसे ही किसी जगह में डेंसिटी का वेरिएशन अलग हो गया तो उस जगह से टकराकर वापस आ जाएगी। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे मेडिकल लाइफ में भी इसके जो है यूजेस हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं नोट्स के फॉर्म में दे दूंगा। अगला है कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है वो चीज़, साउंड रेंजिंग एंड नेविगेशन बोल दीजिए। साउंड की मदद से किसी चीज़ के डिस्टेंस को पता करना और उसकी वजह से नेविगेट करना, मतलब एक नक्शा बनाना, पाथ बनाना, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं वेव को। अच्छा, इसके बारे में पहले भी बोल चुका हूँ। वेव इज अ डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, किसी भी मीडियम का या फिर किसी भी चीज का अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टरबेंस होना, और ये डिस्टरबेंस जब ट्रैवल करता है तो इसको हम वेव कहते हैं। अब ध्यान रखिए, इस दौरान पार्टिकल कभी ट्रैवल नहीं करते, पार्टिकल सिर्फ अपनी मीन पोजीशन पर ऑसिलेट करते हैं। वेव जो है वो एनर्जी, मोमेंटम या डिस्टरबेंस की फॉर्म में ट्रैवल करती है। अलग अलग और भी दिखा रखा है कि डिस्टरबेंस किस किस फॉर्म में हो सकता है। हम कह रहे हैं कि डिस्टरबेंस ट्रैवल करता है, डिस्टरबेंस डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में हो सकता है, जैसे पार्टिकल्स जो है अप डाउन फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तरीके से ऑसिलेट करें, तो ये हो गया डिस्टरबेंस।
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में। ठीक है, अगला दिया प्रेशर की फॉर्म में। आपने जो डिस्टरबेंस क्रिएट किया उसने मीडियम में प्रेशर जनरेट किया। यहाँ पर क्या हुआ, इसने मीडियम में डिस्प्लेसमेंट करवाया। किसका करवाया, एक्चुअली इसने सिर्फ ऑसिलेशन दिया पार्टिकल्स को, और इन्होंने अपने ऑसिलेशन से अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। अगला हो गया प्रेशर का, जैसे कि साउंड वेव करती है। साउंड वेव क्या करती है, जैसे आप बोलते हो तो आपके माउथ से निकलने वाली एयर सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स में प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इंक्रीज, जहां देखो जैसे मॉलिक्यूल्स हैं एयर, जैसे आपने बोला तो यहाँ से एयर ने थ्रस्ट क्रिएट करा एयर मॉलिक्यूल्स पर, तो एयर मॉलिक्यूल्स नज़दीक आ गए। जिस रीजन में एयर मॉलिक्यूल्स नज़दीक आ गए उस रीजन को कहा जाता है रीजन ऑफ कंप्रेशन। तो कंप्रेशन के रीजन में प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाई होता है। जब हम कुछ नहीं बोल रहे हैं तो मीडियम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब आपने जब पॉज लिया तो पॉज के दौरान ये मॉलिक्यूल वापस से अपने इलास्टिक नेचर के कारण अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएंगे। तो ये इस तरफ जाएंगे, ये इस तरफ जाएंगे, तो ये एक्सपेंड हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसी सेम जगह पर अब रेयरफेक्शन बन जाएगा, मतलब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे हो जाएगा। लेकिन ये मॉलिक्यूल जब इस तरफ जाएंगे तो इधर क्या करेंगे, कंप्रेशन जनरेट कर देंगे। थोड़ी देर पहले यहाँ पर रेयरफेक्शन था। अब उसके बाद क्या होगा, अगेन ये वापस से, क्योंकि जिस टाइम पर आप पॉज ले रहे हो उस टाइम पर ये अगेन एक्सपेंड कर जाएंगे। तो अल्टरनेटली आप देखोगे सेम जगह पे कंप्रेशन रेयरफेक्शन होता है। और अगर हम सिर्फ एक चीज के अकॉर्डिंग पढ़ें, देखो कंप्रेशन अभी यहाँ है, कंप्रेशन बाद में आगे भी होगा, फिर उसके बाद आगे जाएगा, तो कंप्रेशन ट्रांसमिट हो रहा है, या रेयरफ्रैक्शन को देखें तो रेयरफ्रैक्शन ट्रांसमिट हो रहा है। इस पूरे दौरान डिस्टर्बेंस जो क्रिएट हुआ है वो एटमोसफियर में प्रेशर का हुआ है। पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, अब क्या हुआ, आपके बोलने से प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज़्यादा और कम हो रहा है। तो डिस्टर्बेंस किस चीज़ का है, प्रेशर का। डिस्टर्बेंस किस चीज़ का है, डेंसिटी का भी तो हो रहा है। या मॉलिक्यूल्स पहले अपना एक यूनिफॉर्म डेंसिटी के वे में अरेंज हो रखे थे, अब आपने जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करा उस वजह से कभी किसी रीजन में डेंसिटी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, और इस तरह से ये डिस्टर्बेंस डेंसिटी का डिस्टर्बेंस हो गया साउंड। अब ये देखो, इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है। लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। ये क्या चीज़ है, जैसे आप देखो कि अगर हम वैक्यूम में भी जाएं तो दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या कारण है, उस मैग्नेट के चारों तरफ उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करने लग जाए तो क्या होगा, तो वो ऑसिलेट करने वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट करेगी। ठीक है, क्योंकि वो वाइब्रेट कर रहा है।